इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं, आपको बताते हैं इस वक्त बड़ी खबर। सीएम धामी के दिल्ली दौरे का आज दूसरा दिन। सीएम धामी मीडिया कॉन्क्लेव में शिरकत करेंगे। 11 बजे नई दिल्ली में 5 जनिए होगा आयोजित। 11 बजे कॉन्क्लेव में शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। सीएम धामी के दिल्ली दौरे का दूसरा दिन। शाम 5 बजे चंपावत विधानसभा क्षेत्र में स्थानीय कार्यक्रम में होंगे शामिल। पांच जनिए द्वारा आयोजित होगा मीडिया कॉन्क्लेव। 11 बजे शुरू होगा मीडिया कॉन्क्लेव कार्यक्रम। 3 बजे दिल्ली से खटीमा के लिए रवाना हो जाएंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। इस वक्त की बड़ी खबर है, सीएम धामी कॉन्क्लेव में शिरकत कर रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रोहित सोनी हमारे साथ जुड़ गए। रोहित, जिस तरह से 3 बजे दिल्ली से खटीमा के लिए रवाना होंगे मुख्यमंत्री और आज एक दिल्ली में कॉन्क्लेव में शामिल हो रहे हैं, मीडिया कॉन्क्लेव में, क्या जानकारी उसको लेकर आपके पास? बिल्कुल, देखिए कल दोपहर को जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली के लिए रवाना हुए थे, जिसमें जो कार्यक्रम रखा गया था करीब 12:30 बजे दिल्ली के लिए रवाना हुए थे और मुख्य रूप से दिल्ली में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था जिसमें प्रवासियों से बातचीत करने का कार्यक्रम था। हालांकि इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत करने के बाद करीब देर रात जो है उन्होंने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। उसके बाद से फिर रात्रि विश्राम दिल्ली में करने के बाद आज सुबह फिर एक कार्यक्रम का आयोजित किया गया है जो कि 5 जन की ओर से एक मीडिया कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है जिसमें वो शिरकत करेंगे। करीब 11 बजे के आसपास का कार्यक्रम है। 11 बजे शिरकत करने के बाद जो है फिर करीब 2-3 घंटे कार्यक्रम में शामिल रहेंगे क्योंकि 2-3 घंटे कार्यक्रम रखा गया है। उसके बाद बिल्कुल, तो 3 बजे दिल्ली से खटीमा के लिए रवाना हो जाएंगे और खटीमा में भी वो एक सभा में शामिल होंगे। इसको लेकर क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए खटीमा 3 बजे के आसपास रवाना होंगे। 3 बजे खटीमा जाने के बाद क्योंकि मुख्य रूप से उनका चंपावत विधानसभा भी होना है जो कि खटीमा जो उनकी पूर्व विधानसभा रही है वहां से उनका लगता हुआ विधानसभा चंपावत भी है और चंपावत में विधानसभा का उपचुनाव चल रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भाजपा की ओर से प्रत्याशी भी हैं, तो ऐसे में वो खटीमा जाने के बाद सीधा वहां से चंपावत रवाना होंगे। चंपावत में जो तमाम स्थानीय कार्यक्रम रखे गए हैं और जनसंपर्क का अभियान रखा गया है उनमें शामिल होंगे। शामिल होने के बाद फिर सीधा वहां से खटीमा रवाना हो जाएंगे। खटीमा में अपने घर पर जो है रात्रि विश्राम करेंगे। रात्रि विश्राम करने के बाद अभी कल जो है देहरादून आने की संभावना जताई जा रही थी। फिलहाल जो भी उपचुनाव को लेकर के तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। बिल्कुल, तो उपचुनाव को लेकर तैयारियां जोरों शोरों पर हैं और इसीलिए चंपावत का दौरा बेहद खास है और लगातार वो उपचुनाव को लेकर तैयारियों में जुटे हुए हैं। बहुत शुक्रिया रोहित, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। सीएम धामी का आज मीडिया कॉन्क्लेव में पहुंचने का कार्यक्रम है और सीएम धामी 3 बजे दिल्ली से खटीमा के लिए रवाना हो जाएंगे। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। हमारे संवाददाता आपको बता रहे थे कि वो खटीमा पहुंचेंगे और उसके बाद चंपावत का रुख करेंगे क्योंकि चंपावत में पुष्कर सिंह धामी उपचुनाव की तैयारियों में लग चुके हैं और 5 जनिए द्वारा आयोजित होगा आज मीडिया कॉन्क्लेव और इस मीडिया कॉन्क्लेव में शिरकत करने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंच रहे हैं 11 बजे। और आपको बता दें आज खुलेंगे गुरुद्वारे के हेमकुंड साहिब के कपाट। इस वक्त की बड़ी खबर है, लोकपाल लक्ष्मण मंदिर के कपाट भी खुलेंगे। कपाट खुलने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। हेमकुंड साहिब तक पैदल मार्ग पर आवाजाही शुरू हो गई है। घोड़ा खच्चर डंडी कंडी संचालक भी पड़ावों पर पहुंच चुके हैं। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है। हेमकुंड साहिब के कपाट आज खुलेंगे। आज खुलेंगे गुरुद्वारे हेमकुंड साहिब के कपाट। तो लोकपाल लक्ष्मण मंदिर के भी खुलेंगे कपाट। कपाट खुलने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। हेमकुंड साहिब तक पैदल मार्ग पर आवाजाही शुरू हो गई है और यह इस वक्त की बड़ी खबर है। कपाट खुलने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तो यह इस वक्त की बड़ी खबर, हेमकुंड साहिब के आज कपाट खुलेंगे और आज खुलेंगे गुरुद्वारे हेमकुंड साहिब के कपाट। इसके लिए तमाम तैयारियां जोरों शोरों पर थीं और अब पूरी कर ली गई हैं। कपाट खुलने के लिए सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। तो हेमकुंड साहिब तक पैदल मार्ग पर आवाजाही शुरू।
तो आज खुलेंगे गुरुद्वारे हेमकुंड साहिब के कपाट। इस वक्त की बड़ी खबर है, लोकपाल लक्ष्मण मंदिर के भी खुलेंगे कपाट। कपाट खोलने के लिए सभी तैयारियां पूरी। ज्यादा जानकारी के लिए देवेंद्र रावत हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। देवेंद्र, आज हेमकुंड साहिब के कपाट खुलने जा रहे हैं, तमाम तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और लोगों में उत्साह है और सिख समाज काफी उत्साहित भी नजर आ रहा है, क्या जानकारी? देखिए, हेमकुंड साहिब के कपाट कोरोना के बाद 2 साल बाद खुल रहे हैं। यहाँ पे लक्ष्मण मंदिर भी है। हेमकुंड को लेकर जो मान्यता है कि गुरु गोविंद सिंह ने यहाँ पर पूर्व जन्म में दुष्ट दमन के रूप में तपस्या की थी। उन्होंने अपनी जो जीवनी है उसमें भी ये लिखा है। और यहाँ पर लक्ष्मण मंदिर है। लक्ष्मण मंदिर को लेकर जो मान्यता है उसमें माना जाता है कि जो लक्ष्मण जी थे शेषनाग के अवतार थे, उन्होंने शेषनाग के रूप में यहाँ पे तपस्या की थी। तो कुल मिलाकर ये बहुत ऊंचाई पर स्थित है, चारों ओर बर्फ जमी हुई है। यहाँ जो कपाट खुलने की तैयारियां हैं पूरी हो चुकी है। जो संगत है गोविंद घाट से घांगरिया होते हुए हेमकुंड पहुंच चुकी है। और सबसे बड़ी बात है कि 9:30 बजे जो है इसके कपाट खोले जाएंगे और लक्ष्मण मंदिर के इसी के साथ कपाट खुलेंगे। लगभग 3000 से अधिक इसमें श्रद्धालु हैं और पूरी जो भ्यूडार घाटी है ये इस समय भक्तिमय हो रखी है जी। बिल्कुल, तो पूरी तरह से भक्ति में और श्रद्धा में अब नजर आ रही है। और अगर हम बात करें लोकपाल लक्ष्मण मंदिर की, तो वहां भी आज कपाट खोले जाएंगे और उसको लेकर किस तरह की तैयारियां हैं और किस तरह से हेमकुंड साहिब के कपाट खुलेंगे, क्योंकि जब चारधाम यात्रा शुरू होती है तो जब कपाट खुलते हैं तो काफी श्रद्धा लोगों में होती है। उसी तरह से लोकपाल लक्ष्मण मंदिर और हेमकुंड साहिब के कपाट खुलने पर काफी उत्साहित लोग होंगे। देवेंद्र जी देखिए, जो लोकपाल लक्ष्मण मंदिर है ये और गुरुद्वारा बिल्कुल अगल बगल में है। तो हेमकुंड साहिब के कपाट खुलने की प्रक्रिया ठीक 9 बजे शुरू होगी। सबसे पहले गुरु ग्रंथ साहिब सचखंड जो जहाँ रखा रहता है वहां से लाकर विराजमान कराया जाएगा। उसके बाद वहां पर शबद कीर्तन से लेके हुक्मनामा से लेके अन्य धार्मिक कार्यक्रम आयोजित होंगे। और जो लक्ष्मण मंदिर की बात करें तो लक्ष्मण मंदिर में ठीक 9 बजे पूजा अर्चना शुरू हो जाएगी। पूजा अर्चना के बाद भ्यूडार के जो ग्रामीण हैं इनकी मौजूदगी में पुजारी कपाट खोलेंगे और उसके बाद श्रद्धालु वो लगातार इसमें दर्शन कर सकते हैं। आपको मैं बता दूं कि ये समुद्र तल से सबसे ऊंचाई वाला जो तीर्थ स्थल है तो सिखों का भी और हिंदुओं का भी। इससे बड़ी बात यह है कि इसका यहाँ पर जो हेमकुंड साहिब और लक्ष्मण मंदिर जो भी हेमकुंड साहिब में आता है वो यहाँ पर रात्रि विश्राम नहीं कर सकता है। उनके लिए यहाँ से 3 किलोमीटर पहले घांगरिया बेस कैंप है और यहीं से फिर फूलों की घाटी का रास्ता भी जाता है। फूलों की घाटी जो है 1 जून से खुलने जा रही है। तो कुल मिलाकर ये पूरा क्षेत्र जो है पर्यटन, धार्मिक और पूरा हब है जी। बिल्कुल, तो इस वक्त पूरी तरह से लगातार जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और जिस तरीके से हेमकुंड साहिब है वो पूरी तरह से आज खुलने के बाद लोगों में काफी उत्साह नजर आएगा और काफी श्रद्धा के साथ लोग वहां पहुंचेंगे। लेकिन जिस तरह से चारधाम यात्रा चल रही है एक तरफ, दूसरी तरफ हेमकुंड साहिब के कपाट खुलना, ये वाकई श्रद्धा में और श्रद्धा से सराबोर पूरा जो घाटी है, पूरा उत्तराखंड है, देवभूमि है, नजर आएगी। देवेंद्र, देवेंद्र मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी बिल्कुल पहुंच देवेंद्र, पूरी तरह से श्रद्धा में नजर आएगा उत्तराखंड, क्योंकि हेमकुंड साहिब के कपाट खुल रहे हैं, दूसरी तरफ चारधाम यात्रा चल रही है इन दिनों, तो पूरी तरह से भक्ति में लगे हुए, भक्ति से सराबोर नजर आएंगे श्रद्धालु। जी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि हेमकुंड साहिब जाने के लिए प्रतिदिन 5000 यात्रियों की अनुमति है और बद्रीनाथ धाम की यात्रा पहले से चल रही है। बद्रीनाथ धाम के रूट पे ही ये जो तीर्थ स्थल है ये पड़ता है। ये जोशी मठ से लगभग 10 किलोमीटर आगे गोविंद घाट है। गोविंद घाट से ये हेमकुंड का 19 किलोमीटर पैदल रास्ता कटता है। 19 किलोमीटर से 3 किलोमीटर जो है सड़क मार्ग इस बार सुचारू हो चुका है। तो कुल मिलाकर 16 किलोमीटर ही पैदल जाना पड़ेगा। और बद्री यहाँ के जो श्रद्धालु आते हैं ये यहाँ से वापस लौटने के बाद यहाँ से 15 किलोमीटर दूरी पे बद्रीनाथ है गोविंद घाट से, तो वहां भी जाते हैं। तो कुल मिलाकर जो यात्रियों की संख्या है इस रूट पर अब
हेमकुंड यात्रा और लक्ष्मण मंदिर की यात्रा खुलने से बढ़ गई है, चहल पहल बढ़ गई है। सरकार पहले ही बद्रीनाथ के लिए 15,000 यात्रियों को तय कर चुकी है। अब इस रूट पर 5,000 यात्री जो हेमकुंड साहिब के भी अनुमति है। तो कुल मिलाकर बद्रीनाथ जो घाटी है, जो बद्रीनाथ रूट है ऋषिकेश से बद्रीनाथ तक, ये गोविंद घाट और बद्रीनाथ तक यात्रियों की चहलकदमी से गुलजार है जी। बिल्कुल, तो बद्रीनाथ हो या फिर हेमकुंड साहिब हो या फिर चार धाम की यात्रा हो, पूरी तरह से श्रद्धा से सराबोर हैं लोग। और अब पूरी तरह से चहलकदमी लगातार की जाएगी और भगवान ईश्वर और जिस तरीके से गुरुद्वारे में अब लोग पहुंचेंगे तो उससे कहीं ना कहीं ईश्वर की भक्ति की तरफ लोग नजर आएंगे। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए देवेंद्र, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं, जमीन का पट्टा दिलाने के नाम पर चकबंदी के पेशकार का लाखों की ठगी का मामला सामने आया, जहां कोर्ट के आदेशों पर पेशकार के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया गया। जिले में पहले से ही जमीनी रंजिशों के मामलों में जिले में आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं और वहीं अब चकबंदी के कर्मचारी की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। तो जमीनी रंजिशों को लेकर बढ़ रही है धोखाधड़ी। कोर्ट के आदेशों के सामने चकबंदी के पेशकार का एक अलग चेहरा सामने आया। कोर्ट के आदेशों पर मुकदमा दर्ज हुआ है। चकबंदी के पेशकार ने की है लाखों की ठगी और इस ठगी के बाद अब उनके खिलाफ कोर्ट के आदेश के बाद मुकदमा दर्ज हुआ है। तो जमीनी रंजिश का यह मामला था जिसमें पेशकार का एक अलग ही चेहरा सामने आया। जमीनी रंजिशों को लेकर धोखाधड़ी बढ़ रही है। कोर्ट के आदेशों पर मुकदमा दर्ज हुआ है और कोर्ट के आदेशों पर यह एफआईआर दर्ज हुई है। चकबंदी के पेशकार ने लाखों की ठगी की है काशीपुर में। जमीनी रंजिशों को लेकर यह ठगी बढ़ रही है। कोर्ट के आदेशों पर अब मुकदमे दर्ज हुए हैं। तो जिस तरह से लगातार ठगी के मामले बढ़ रहे हैं उसको लेकर अब देखना होगा जमीनी रंजिशों को लेकर बढ़ रही धोखाधड़ी किस कदर आगे बढ़ चुकी है, क्योंकि लगातार ऐसे मामले सामने आते हैं जो धोखाधड़ी के होते हैं। लेकिन चकबंदी के पेशकार ने लाखों की ठगी की है। जमीनी रंजिशों को लेकर धोखाधड़ी बढ़ी है। जिला विकास प्राधिकरण में कुमाऊं कमिश्नर के छापे के बाद पता चला कि पिछले 4 सालों में प्राधिकरण ने सैकड़ों फाइलें डंप की हैं। अब इन फाइलों को खोलकर नोटिस भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। कुमाऊं कमिश्नर ने इन सभी फाइलों की रिपोर्ट तलब की है। बताया जा रहा है कि मानकों को ताक पर रखकर बनाए गए व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से ये सभी फाइलें जुड़ी हुई हैं। तो फाइलों को खोलकर नोटिस भेजने की प्रक्रिया शुरू की गई। जिला विकास प्राधिकरण में कमिश्नर का छापा पड़ा है और कमिश्नर ने ये सारी फाइलें खुलवाई हैं और नोटिस भिजवाए। जिला विकास प्राधिकरण में कमिश्नर का ये छापा और अधिकारियों के लिए सबक बन सकता है, जो पिछले तमाम चीजों को खोलने से परहेज करते थे। लेकिन फाइलों को खोलकर नोटिस भेजने की प्रक्रिया अब शुरू हुई है। व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से जुड़ी ये सभी फाइलें हैं और इनको देखा जा रहा है और कमिश्नर ने सबको फटकार भी लगाई है। जिला विकास प्राधिकरण में कमिश्नर का छापा पड़ा है। पिछले 4 सालों में सैकड़ों फाइलें डंप हो चुकी हैं। फाइलों को खोलकर नोटिस भेजने की प्रक्रिया शुरू हुई है। व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से जुड़ी हैं सभी फाइलें। फाइलों को खोलकर नोटिस भेजने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हुई है। जिला विकास प्राधिकरण में यह मामला था जहां कमिश्नर पहुंचे और उनका छापा पड़ा और तमाम चीजों को लेकर, अनियमितताओं को लेकर उन्होंने आदेशित और निर्देशित करते हुए वो नजर आए। फाइलों को खोलकर नोटिस भेजने की प्रक्रिया भी उन्होंने शुरू कराई। तो व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से जुड़ी ये सभी फाइलें हैं जिनको खोलकर खुद कमिश्नर ने सबको नोटिस भेजने की बात कही। जिला विकास प्राधिकरण में कमिश्नर का छापा पड़ा। दीपक रावत कमिश्नर हैं कुमाऊं के और उन्होंने ये कार्रवाई की है और ये छापा मारा है। जिला विकास प्राधिकरण से व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से जुड़ी सभी फाइलें हैं। फाइलों को खोलकर नोटिस भेजने की प्रक्रिया शुरू की गई है। अब नोटिस उनको भेजे जाएंगे और उनको संज्ञान में लाया जाएगा कि आपने ये धोखाधड़ी का मामला या इस तरह के विकास प्राधिकरण में जो मामले हुए हैं या व्यवसायिक जो प्रतिष्ठान है उनको लेकर जो भी मामले हैं वो सामने खुलकर आएंगे, क्योंकि नोटिस उनको भेजा जाएगा, कार्रवाई की बात उनसे कही जाएगी। तो पिछले 4 सालों में सैकड़ों फाइलें डंप हैं।
फाइलों को खोलकर नोटिस भेजने की प्रक्रिया शुरू की गई है। फाइलों को खोलकर नोटिस भेजे गए हैं। व्यवसायिक प्रतिष्ठानों से जुड़ी ये सभी फाइलें हैं। फाइलों को खोलकर नोटिस भेजने का काम कुमाऊं कमिश्नर ने किया है और ये कमिश्नर हैं दीपक रावत, जो अक्सर अपने कार्य को लेकर खूब चर्चाओं में रहते हैं सोशल मीडिया पर। पिछले 4 सालों में सैकड़ों फाइलें डंप पड़ी हुई थी। इन्होंने व्यवसायिक प्रतिष्ठानों से जुड़ी सभी फाइलें खुलवाकर उन्हें नोटिस भेजने का काम किया है। तो व्यवसायिक प्रतिष्ठानों से जुड़ी ये सभी फाइलें उन्होंने खुलवाई हैं और उनको नोटिस भेजने की प्रक्रिया शुरू कराई है। जिला विकास प्राधिकरण में कमिश्नर का ये छापा पड़ा है। आवास विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने विधानसभा में एमडीडीए के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में आवास मंत्री ने एमडीडीए के तहत चल रहे कार्यों के मौजूदा हालात पर रिपोर्ट मांगी। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों से ऋषिकेश मसूरी में मल्टीलेवल पार्किंग और डोईवाला में बस अड्डे के निर्माणाधीन कार्यों को जल्द पूरा करने और समय समय पर प्रगति रिपोर्ट देने की बात भी कही है। एमडीडीए से नक्शे पास करने को लेकर सख्त निर्देश भी दिए हैं। मौके पर उन्होंने कहा कि लोगों से भवनों के नक्शे जल्द से जल्द पास किए जाएं, जिसमें आवासीय भवनों के नक्शे 15 दिनों में और कमर्शियल भवनों के नक्शे 30 दिनों में पास होने चाहिए। वहीं उन्होंने अवैध तरीके से बन रहे भवनों के मामलों में जल्द से जल्द कठोर कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए हैं। जो बताया गया 600 के लगभग ऐसी जगह जहाँ पे अवैध निर्माण हो रहे हैं, तो मैंने आज सीधे तौर पे कहा है कि यदि कोई व्यक्ति निर्माण कर रहा है तो वहाँ हमारा सुपरवाइजर क्या कर रहा है, सुपरवाइजर ने उसको रोकने की कार्रवाई क्यों नहीं की, और यदि उसने रोकने की कार्रवाई की तो दोषी है बिल्डर, और यदि रोकने की कार्रवाई नहीं की तो दोषी हमारा सुपरवाइजर भी उतना है जितना बिल्डर है। तो क्यों ना उनके खिलाफ कार्रवाई हो। तो मैंने उनके खिलाफ कार्रवाई की बात की है। हालांकि हमारे यहाँ ये भी ठीक है कि हमारे यहाँ कार्मिकों की संख्या कम है, लेकिन यदि कोई गलत काम करेगा तो उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। उनके खिलाफ कार्रवाई की बात मैंने कही है। प्रदेश में दूसरा सबसे ऊंचा झंडा उधम सिंह नगर के जसपुर क्षेत्र में है, लेकिन पिछले काफी समय से इस तिरंगे के फटे होने के कारण देश की शान का अपमान हो रहा है। लेकिन इस ओर ना ही जसपुर नगर पालिका कोई ध्यान दे रहा है और ना ही क्षेत्रीय विधायक। वहीं समाज सेवी महाराज सिंह ने बताया कि नगर पालिका हो या क्षेत्रीय विधायक, इनकी जिम्मेदारी है कि तुरंत इस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये शहर का प्रवेश द्वार है और इस ओर किसी का ध्यान नहीं है। वहीं एसडीएम ने कहा कि अभी झंडा फटा होने का मामला संज्ञान में आया है, जिसके बाद नगर पालिका अधिशासी अधिकारी से बातचीत की गई है। इसमें अभी संज्ञान में आ रखा है कि यहाँ पर झंडा फटा हुआ है, और मैंने ईओ से वार्ता भी की है। ईओ का ये कहना है कि जो रात्रि में आंधी तूफान आया था उसके कारण झंडा फट गया है और आज ही झंडे को चेंज कर दिया जाएगा। इसके उपरांत में मेरे द्वारा उनको भी नोटिस प्रेषित किया जा रहा है। ये क्षेत्र अधिकार का मामला है, तो नगर पालिका के चेयरमैन, अधिकारी और क्षेत्रीय विधायक की भी ये संवैधानिक और नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे मामलों को तुरंत संज्ञान लें। उत्तराखंड समेत तमाम राज्यों के बेरोजगार युवाओं को अभी और कुछ महीने तक सेना भर्ती होने का इंतजार करना पड़ सकता है। रिटायर्ड कर्नल अजय कोठियाल की माने तो इस समय सेना में सर्विस को लेना कुछ बदलाव करने की प्रक्रिया चल रही है, जिसके चलते सभी 5 से 6 दिनों तक युवाओं को आर्म्ड फोर्सेस की भर्ती के लिए इंतजार करना पड़ सकता है। सरकार कुछ पॉलिसी बना रही है कि फौज में इनटेक के कुछ तरीके ऐसे होंगे कि एक होगा 3 साल तक नौकरी करेंगे, फिर उसके बाद में उनको कहीं पैरेलल कहीं पे एम्प्लॉयमेंट के जरिए दिए जाएंगे। एक है 5 साल का, मतलब ऐसा कुछ चल रहा है। तो उसके भी कुछ एडवांटेज हैं, कुछ डिसएडवांटेज हैं। अब शुरू में मेरे को लगता है कि ट्रायल बेसिस पे ये करना चाहिए, पूरे फुल स्केल पे एकदम से फौज में ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। फिलहाल